आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ काव्य शास्त्र का नामकरण। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं। अलंकार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, क्रियाकल्प, काव्य शास्त्र। तो इधर है काव्यों की समालोचना की विधा के लिए सबसे पहले अलंकार शास्त्र नाम प्रचलित हुआ है। यह नाम अति प्राचीन काल से बहुत लोकप्रिय भी रहा है। प्राचीन आचार्यों भामा, उद्भट, रुद्रट, वामन आदि ने अपने ग्रंथों के नाम अलंकार शब्द पर रखे। यद्यपि काव्य के रस, गुण, दोष अनेक तत्व समालोचना के विषय रहे हैं, तथापि इन सब में अलंकार को ही प्रधानता दिए जाने के कारण इस विधा का नाम अलंकार शास्त्र ही अधिक प्रचलित हुआ है। ठीक है, अलंकार शास्त्र ही प्रमुख हुआ है, प्रचलित हुआ है। अब इधर है काव्यों की समालोचना की इस विधा को कतिपय आचार्यों ने सौंदर्य शास्त्र नाम दिया था। अब कारण यह है कि काव्यों का सूक्ष्मता से विवेचन करने के लिए समालोचकों की अंतिम दृष्टि काव्य के अनेक तत्वों में से सौंदर्य पर ही जाकर ठहर जाती है। काव्य में आनंद प्रदान करने वाला और सहृदयों को आकर्षित करने वाला तत्व सौंदर्य ही है। इसके अभाव में काव्य में न तो अलंकारत्व ही रहता है और न रसत्व ही रहता है और न ध्वनित्व ही रहता है। ठीक, आचार्य दंडी ने उन्हीं तत्वों को अलंकार माना है जो काव्यों के सौंदर्य का आधान निर्माण करते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। ठीक, आचार्य वामन ने माना है कि सौंदर्यता का दूसरा नाम ही अलंकार है। सौंदर्यम अलंकारः, परंतु समालोचना की विधा का यह सौंदर्य शास्त्र नाम अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ। वस्तुतः सौंदर्य शास्त्र का क्षेत्र काव्य या साहित्य से कहीं अधिक व्यापक है। काव्य की समालोचना के माध्यम से हम शब्द और अर्थ से निर्मित कला की ही समालोचना करते हैं, परंतु सौंदर्य शास्त्र सभी ललित कलाओं, नृत्य, गीत, वाद्य, चित्र, मूर्ति आदि के चारत्व को अपने अंदर समाविष्ट करता है। इस प्रकार सौंदर्य शास्त्र शब्द अलंकार शास्त्र के पर्याय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, अब क्या स्वीकार किया गया देखते हैं। जैसे काव्यों की समालोचना की इस विधा के लिए एक अन्य नाम है साहित्य शास्त्र भी प्रसिद्ध हुआ। शास्त्रीय रूप से सबसे पहले राजशेखर ने इस विधा को साहित्य विधा कहा था। राजशेखर ने कहा है साहित्य विधा। पंचमी सत साहित्य विद्येते यायावरीय शाही चत श्रीणामपि विधान निस्यंदा काव्य मीमांसा। इसके पश्चात रुय्यक और विश्वनाथ ने अपनों ग्रंथों का नाम क्रमशः साहित्य मीमांसा और साहित्य दर्पण रखकर इस नाम को अधिक व्यापक और लोकप्रिय बनाया है। अब है काव्यों की समालोचना की इस विधा का एक नाम क्रियाकल्प भी मिलता है। ठीक, यह नाम संभवतः अन्य नामों से प्राचीन है। वात्स्यायन के काम सूत्र में 64 कलाओं की सूची दी गई है तथा इनमें एक कला का नाम क्रियाकल्प है। ठीक है, और संभवतः यह नाम काव्य क्रियाकल्प का संक्षिप्त रूप है, क्योंकि बाद के ग्रंथों में काव्य शास्त्र का नाम प्राचीन काल में क्रियाकल्प था। इसका कोई दृढ़ आधार नहीं मिलता है, अतः यह नाम विद्वानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, इसको स्वीकार नहीं किया गया है। काव्यों की समालोचना की इस विधा का सबसे प्रसिद्ध नाम काव्य शास्त्र है, क्योंकि इस काव्य शास्त्र में काव्य के विभिन्न अंगों की समीक्षा की जाती है, अतः इसको काव्य शास्त्र कहना बहुप्रयुक्त है। समालोचना की विधा के लिए काव्य शास्त्र पद का प्रयोग सर्वप्रथम सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ में भोजराज ने किया है। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण है, सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ में भोजराज ने किया है। अब आगे है काव्य शास्त्र के विकास का काल विभाजन। इनका काल विभाजन कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये जानेंगे। प्रारंभिक काल है वैदिक काल 650 ईस्वी में आचार्य भरत, आचार्य भामा। ठीक है, अब है काल विभाजन कब हुआ था, ये हो गया। ठीक है, काल विभाजन में ये आ गया। अब ये रचनात्मक काल हुआ था 650 ईस्वी से लेके 850 ईस्वी, और इसके जो है आचार्य भामा हैं आचार्य आनंद वर्धन जी।
अब निर्णयात्मक काल है ये 850 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी, और इसके हैं आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट जी। अब व्याख्यात्मक काल है, इसमें है 1050 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी, आचार्य मम्मट हैं, आचार्य विश्वेश्वर पांडे जी हैं। अब यद्यपि काव्य शास्त्र के क्रमिक विकास के इस काल विभाजन के लिए कोई निर्णयात्मक रेखा नहीं खींची जा सकती, तथापि यह विभाजन बहुत सीमा तक विकास के क्रम को द्योतित करता है। इसका संक्षेप में विवेचना इस प्रकार है, क्या है देखते हैं। जैसे प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल के बारे में पढ़ते हैं। यह काल वैदिक युग से प्रारंभ होता है। वैदिक साहित्य में तथा इसके पश्चात निरुक्त व्याकरण, उपनिषद, महाभारत आदि साहित्य में ऐसी रचनाएं हैं जो काव्य रूप है। इनके अध्ययन से यह स्पष्ट अवभाषित होता है कि उस युग में काव्य शास्त्र का किसी न किसी रूप में प्रारंभ अवश्य रहा होगा, परंतु उस युग का कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसको केवल काव्य शास्त्र विषयक कहा जा सके। काव्य शास्त्र विषयक जो प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध है वह भारत का नाट्य शास्त्र है। इसमें रस और काव्य के तत्वों का सूक्ष्म विवेचन है। इस ग्रंथ में 4 अलंकारों, 10 गुणों और 10 दोषों का भी निरूपण किया गया है। अब इस निरूपण को अलंकार शास्त्र की प्रारंभिक रूपरेखा समझा जा सकता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार अग्नि पुराण भी इसी युग का ग्रंथ है। इस पुराण में अनेक वैज्ञानिक विषयों का सूक्ष्म विवेचन है तथा इसके 346 अध्यायों में काव्य शास्त्र से संबंधित तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। ठीक है, अब है रचनात्मक काल। अब रचनात्मक काल के बारे में देखते हैं। काव्य शास्त्र के विकास के दूसरे काल को रचनात्मक काल कहा जा सकता है। यह युग भामा से प्रारंभ होता है और आनंदवर्धन से पहले तक का है। इस युग में काव्य शास्त्र के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ था। इन संप्रदायों का तथा इनके प्रवर्तक प्रमुख आचार्यों का उल्लेख इस प्रकार है। जैसे अलंकार संप्रदाय, ये है भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट। खा है रीति संप्रदाय, ये है वामन का। गा है रस संप्रदाय, ये भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। ठीक, अब इधर है काव्य शास्त्र के विकास की दृष्टि से यह युग बहुत महत्व का है। इस युग के काव्यों में अलंकारों की प्रधानता प्रतिपादित की गई है और सिद्ध किया गया है कि काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति प्रधानता अलंकारों द्वारा होती है। भामा, दंडी, उद्भट और रुद्रट ने अलंकारों का विशद विवेचन किया था। दंडी ने अलंकारों के साथ रीति का भी निरूपण किया है। वामन ने मुख्यतः गुणों को काव्य के सौंदर्य का उत्पादक तत्व प्रतिपादित करके रीति को काव्य की आत्मा सिद्ध किया था। अलंकारों के सौंदर्य के संबंध में वामन ने कहा कि ये शोभा के अतिशय के कारण होते हैं, अर्थात इनके प्रयोग से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। इसी युग में भरत के रस सूत्र की विशद व्याख्या की गई है। इसके मुख्य व्याख्याकार भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त थे। इन व्याख्याकारों में कुछ की स्थिति आनंदवर्धन के बाद की थी। अब आगे है निर्णयात्मक काल। काव्य शास्त्र के विकास की दृष्टि से यह युग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के स्वरूप का प्रतिपादन करके ध्वनि को काव्य की आत्मा प्रतिपादित किया। उन्होंने निर्णय दिया कि काव्य में ध्वनि ही सबसे प्रमुख और आह्लादक तत्व है। निर्णयात्मक काल के बारे में, ठीक, रस, गुण, अलंकार, रीति आदि सब उसके गुणों का उत्कर्ष है। ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनव गुप्त ने ध्वनिकार के मत का समर्थन किया। उसके पश्चात मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना करके ध्वनि विरोधियों की युक्तियों का प्रबल शब्दों में खंडन किया और ध्वनि को निर्णयात्मक रूप में स्थापना की। मम्मट के पश्चात किसी अलंकारिक ने ध्वनि के सिद्धांत का खंडन करने का साहस नहीं किया तथा इसको काव्य की आत्मा के रूप में अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अब आनंदवर्धन के पश्चात कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ की रचना करके वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रचलन किया, परंतु इसका प्रचलन अधिक नहीं हुआ। इस प्रकार इस युग में 2 संप्रदायों का विकास हुआ, ध्वनि संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय। इस युग के प्रमुख आचार्य हैं आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, महिम भट्ट, भोजराज, धनंजय और मम्मट। ठीक है, ये इस युग के प्रमुख आचार्यों के नाम थे। अब है व्याख्यात्मक काल। काव्य शास्त्र के विकास का चतुर्थ काल व्याख्यात्मक काल कहा जा सकता है।
यह समय मम्मट के समय से लेकर 18वीं शताब्दी में विश्वेश्वर पांडे तक विस्तृत है। इस युग में अनेक प्रसिद्ध आचार्य हुए जिन्होंने काव्य के सभी तत्वों का विवेचन करते हुए सर्वांगपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। इन आचार्यों में हेमचंद्र, विश्वनाथ, जयदेव, जगन्नाथ आदि अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इन आचार्यों ने यद्यप मौलिक चिंतन तो किया था तथा प्राचीन आचार्यों के मंतव्यों के विशेष रूप से ध्वनि का ही अधिक पोषण किया, परंतु इस युग में क्षेमेंद्र ने वस्तुतः संपूर्ण रूप से मौलिक चिंतन करके औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ लिखा था तथा औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस युग के प्रमुख आचार्य अधोलिखित हैं। अब इसमें जैसे का है, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं रुय्यक, विश्वनाथ, हेमेंद्र, विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव, अप्पय दीक्षित, पंडित राज, जगन्नाथ आदि। अब खा में है, रस की व्याख्या करने वाले आचार्य शारदा, तनय, रूप गोस्वामी, भानुदत्त आदि। अब गा है, अलंकारों की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं रुय्यक, विश्वनाथ, जयदेव, अप्पय दीक्षित, विश्वेश्वर आदि। घा में है, औचित्य को काव्य की आत्मा प्रतिपादित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों का संक्षिप्त परिचय। अब इनका संक्षिप्त परिचय है, क्या है इनका संक्षिप्त परिचय? जैसे नाम है भरत मुनि के परिचय है, समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व से ईस्वी सन 1म शताब्दी। ग्रंथ है इनका नाट्य शास्त्र। अब दृश्य काव्य परंपरा में रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ के प्रारंभ में कहा था कि मैंने इस पंचम वेद नाट्य वेद की रचना चारों वेदों का तत्व लेकर की है। ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से ज्ञान, अजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस। रस निरूपण के प्रमुख व्याख्याता भरत मुनि का नाट्य शास्त्र एक विशाल ग्रंथ है जिसमें नाट्य एवं काव्य की समालोचना से संबंधित नियमों का विस्तृत विवेचन है। वर्तमान समय में उपलब्ध नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है तथा 5000 से अधिक श्लोक है। नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में भरत मुनि ने रस, विभाव, अनुभाव और संचारी अस्थायी भाव का विवेचन करते हुए प्रसिद्ध रस सूत्र है इनके विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति की स्थापना की तथा नाटक के संबंध में 8 रसों की विवेचना की। 7वें अध्याय में उन्होंने पुनः रस, अस्थायी भाव, अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारी भावों के भेदों के बारे में बताया, प्रभेदों का निरूपण या विवेचन किया। प्रसिद्ध कश्मीरी विद्वान अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती शीर्षक से टीका लिखी। इस टीका का दूसरा शीर्षक है नाट्य वेद विवृत्ति है। ठीक है, ये नाट्य वेद विवृत्ति है। आज मैं यहीं तक बनाती हूँ वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो में मैं भामा से लेकर के वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।